हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अनुपम कहानियाँ में। तो आज की कहानी भी मानसरोवर से ली गई है, प्रेमचंद्र जिसके लेखक हैं, और शीर्षक है निमंत्रण। तो आइए शुरू करते हैं। ओके। पंडित मोटेराम शास्त्री ने अंदर जाकर अपने विशाल उदर पर हाथ फेरते हुए यह पद पंचम स्वर में कहा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मालुका कह गए सबके दाता राम। सोना ने प्रफुल्लित होकर पूछा, कोई मीठी ताजी खबर है क्या? शास्त्री जी ने पैतरे बदल कर कहा, मार लिया आज, ऐसा ताक कर मारा कि चारों खाने चित्त, सारे घर का निपटा, सारे घर का। वह बढ़ा कर हाथ मारूंगा कि देखने वाले दंग रह जाएंगे। उधर महाराज अभी से अधीर हो रहे हैं। सोना, कहीं पहले की भांति अब की भी धोखा ना हो, पक्का पोड़ कर लिया है ना? मोटेराम ने मुझ ऐंठते हुए कहा, ऐसा असगुन मुँह से न निकालो। बड़े जब तब के बाद यह शुभ दिन आया है, जो तैयारी करनी हो कर लो। सोना, वह तो करूँगी ही, क्या इसका भी नहीं जानती? जन्म भर घास थोड़े ही खोदती रही हूँ, मगर है घर भर का ना। मोटेराम, अब और कैसे कहूँ, पूरे घर भर का है। इसका अर्थ समझ में ना आए हो तो मुझसे पूछो। विद्वानों की बात समझाना सबका काम नहीं, मगर उनकी बातें सभी समझ ले तो उनकी विद्वता का महत्व भी क्या रहे। बताओ, क्या समझी? मैं इस समय बहुत ही सरल भाषा में बोल रहा हूँ, मगर तुम नहीं समझ सकी। बताओ, विद्वता किसे कहते हैं? महत्व ही का अर्थ बताओ। घर भर का निमंत्रण देगी क्या दिल लगी है? हाँ, ऐसे अवसर पर विद्वान लोग राजनीतिक से काम लेते हैं और उसका वही आशय निकालते हैं जो अपने अनुकूल हो। मुरादापुर की रानी साहब 7 ब्राह्मणों को इच्छापूर्ण भोजन कराना चाहती है। कौन कौन वहाँ से मेरे साथ जाएंगे, यह निश्चय करना मेरा काम है। अलगूराम शास्त्री, बेनीराम शास्त्री, छेदीराम शास्त्री, भवानी राम शास्त्री, फेकूराम शास्त्री, मोटाराम शास्त्री आदि। जब इतने आदमी अपने घर में ही हैं, तब बाहर कौन ब्राह्मण को खोजने जाए? सोना, और 7वां कौन है? मोटी बुद्धि दौड़ाओ। सोना, एक पत्तल घर लेते आना। मोटे, फिर वही बात कही जिसमें बदनामी हो। छी छी, पत्तल घर लाऊं? उस पत्तल में वह स्वाद कहाँ जो जजमान के घर पर बैठकर भोजन कराने में है। सुनो, 7वें महाशय हैं पंडित सोनाराम शास्त्री। सोना, चलो दिल लगी करते हो, भला कैसे जाऊंगी? मोटे, ऐसे ही कठिन अवसरों पर तो विद्या की आवश्यकता पड़ती है। विद्या आदमी अवसर को अपने सेवक बना लेता है, मूर्ख अपने भाग को रोता है। सोना देवी और सोना राम शास्त्री में क्या अंतर है जानती हो? केवल परिधान का। परिधान का अर्थ समझती हो? परिधान पहनावा को कहते हैं। इसी साड़ी को मेरी तरह बांध लो, मेरे मिर्जई पहन लो, ऊपर से चादर ओढ़ लो, पगड़ी मैं बांध दूंगा, और फिर कौन पहचान सकता है? सोना ने हंसकर कहा, मुझे तो लाज लगेगी। मोटा, तुम्हें करना ही क्या है, बातें तो हम करेंगे। सोना ने मन ही मन आने वाले पदार्थ का आनंद लेकर कहा, बड़ा मज़ा होगा। मोटे, बस अब विलम्ब ना करो, तैयारी करो, चलो। सोना, कितनी फंकी बना लूँ? मोटे, यह मैं नहीं जानता, बस यही आदर्श सामने रखो कि अधिक से अधिक लाभ हो। सहमा सोना देवी को एक बात याद आ गई, बोली, अच्छा इन बिंदुओं को क्या करूँगी? इन बिछुओं का क्या करूँगी? मोटेराम ने त्योरी चढ़ाकर कहा, इन्हें उठाकर रख देना, और क्या करोगी? सोना, हाँ जी, क्यों नहीं, उतार कर रख क्यों न दूँगी? मोटे, तो क्या तुम्हारे बिछुए पहनने ही मैं जी रहा हूँ? जीता हूँ पौष्टिक पदार्थ के सेवन से, तुम्हारे बिछुओं के पुण्य से नहीं जीता। सोना, नहीं भाई, मैं बिछुए नहीं उतारूंगी। मोटाराम ने सोचकर कहा, अच्छा पहने चलो, कोई हानि नहीं, गोवर्धनधारी यह बाधा भी हर लेगा। बस पाँव में बहुत से कपड़े लपेट लेना, मैं कह दूंगा इस पंडित जी की फील पाँव हो गया। क्यों, कैसे सूझी? पंडिताइन ने पतिदेव को प्रशंसा सूचक नेत्रों से देखकर कहा, जन्म भर पढ़ा नहीं है। संध्या समय पंडित जी ने 5 पुत्र को बुलवाया और उपदेश देने लगे। पुत्रों, कोई काम करने से पहले खुद खूब सोच समझ लेना चाहिए कि कैसा क्या होगा। मान लो रानी साहब ने तुम लोगों को पता ठिकाना पूछना आरंभ किया तो तुम लोग क्या उत्तर दोगे? यह तो महान मूर्खता होगी कि तुम सब मेरा नाम लो। सोचो, कितने कलंक और लज्जा की बात होगी कि मुझ जैसे विद्वान केवल भोजन के लिए इतना बड़ा कुछ चक्र रचे। इसीलिए तुम सब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि मेरे पुत्र हो। कोई मेरा नाम ना बदलाए। संसार में नामों की कभी नहीं, कोई अच्छा सा नाम चुन कर बता देना। पिताजी का नाम बदल देने से कोई गाली नहीं लगती या कोई अपराध नहीं। अलगो, आप ही बता दीजिए। मोटे, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, इतने महत्व का काम मुझे स्वयं करना चाहिए। अच्छा सुनो, अलगूराम के पिता ने कहा, पंडित केशव पांडे, खूब याद कर लो। बेनीराम के पिता का नाम पंडित मंगरू ओझा, खूब याद रखना। छेदीराम के पिता हैं पंडित तमड़ी तिवारी, भूलना नहीं। भवानी, तुम गूंगे पांडे बतलाना, खूब याद कर लो। अब रहे फेकूराम, तुम बेटा बतलाना। सेतुराम पाठक, हो गया सबका नामाकरण। अच्छा, अब मैं परीक्षा लूँगा, होशियार रहना। बोलो अगलो, तुम्हारा नाम क्या है? अगलो, पंडित केशव पांडे। बेनीराम, तुम बताओ। दमड़ी तिवारी। छेदी, यह तो मेरे पिता का नाम है। बेनी, मैं तो भूल गया। मोटे, भूल गए?
पंडित के पुत्र होकर तुम एक नाम भी नहीं याद कर सके, बड़े दुख की बात है। मुझे 5 नाम याद है, तुम्हें एक नाम भी याद नहीं। सुनो, तुम्हारे पिता का नाम है पंडित मगरू ओझा। पंडित जी लड़कों की परीक्षा ले ही रहे थे कि उनके परम मित्र पंडित चिंतामणि ने द्वार पर आवाज़ दी। पंडित मोटेराम ऐसे घबराए कि सिर पैर की सुधि न रही। लड़कों को भगाना ही चाहते थे कि पंडित चिंतामणि अंदर चले आए। दोनों सज्जनों में बचपन से गाढ़ी मैत्री थी। दोनों बहुधा साथ साथ भोजन करने जाया करते थे और यदि पंडित मोटेराम अव्वल रहते तो पंडित चिंतामणि का द्वितीय पद से कोई बाधक न हो सकता था। पर आज मोटेराम जी अपने मित्र के साथ नहीं ले जाना चाहते थे। उनको साथ ले जाना अपने घर वालों में किसी एक को छोड़ देना था और इतना महान आत्मत्याग करने के लिए वे तैयार न थे। चिंतामणि ने यह समारोह देखा तो प्रसन्न होकर बोले, क्यों भाई अकेले ही अकेले? मालूम होता है आज कहीं गहरा हाथ मारा है। मोटेराम ने मुँह लटका कर कहा, कैसी बात करते हो मित्र, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मुझे कोई अवसर मिला हो और मैंने तुम्हें सूचना न दी हो। कदाचित कुछ समय ही बदल गया या किसी ग्रह का फेर है, कोई झूठ को भी नहीं बुलाता। पंडित चिंतामणि ने अविश्वास के भाव से कहा, कोई न कोई बात तो मित्र अवश्य है, नहीं तो ये बालक क्यों जमा है? मोटे, तुम्हारे इन्हीं बातों पर मुझे क्रोध आता है। लड़कों की परीक्षा ले रहा हूँ, ब्राह्मण के लड़के हैं, 4 अक्षर पढ़े बिना इनको कौन पूछेगा? चिंतामणि को अब भी विश्वास न आया। उन्होंने सोचा लड़कों से ही इस बात का पता लग सकता है। फेकूराम सबसे छोटा था, उसी से पूछा, क्या पढ़ रहे हो बेटा, हमें भी सुनाओ। मोटेराम ने फेंकू को बोलने का अवसर न दिया, डरे कि यह सारा भांडा फोड़ देगा। बोले, अभी यह क्या पढ़ेगा, दिन भर खेलता है। फेकूराम इतना बड़ा अपराध अपने नन्हे से सिर पर क्यों लेता? बाल सुलभ गर्व से बोला, हमको तो याद है पंडित सेतुराम पाठक, हम यह भी याद कर लें, तिस पर भी कहते हैं हरदम खेलता है। यह कहते हुए रोना शुरू किया। चिंतामणि ने बालक को गले लगा लिया और बोली, नहीं बेटा, तुमने अपना पाठ सुना दिया, तुम खूब पढ़ते हो। यह सेतुराम पाठक कौन है बेटा? मोटेराम ने बिगड़ कर कहा, तुम भी लड़कों की बातों में आते हो, सुन लिया होगा किसी का नाम, फेंकू से जा बाहर खेल। चिंतामणि अपनी मित्र की घबराहट देखकर समझ गए कोई न कोई रहस्य अवश्य है। बहुत दिमाग लड़ाने पर भी सेतुराम पाठक का आशय उनकी समझ में न आया। अपने परम मित्र की इस कुटिलता पर मन से दुखी होकर बोले, अच्छा आप पाठ पढ़ाइए और परीक्षा लीजिए, मैं जाता हूँ। तुम इतने स्वार्थी हो इसका मुझे गुमान तक न था। आज तुम्हारी मित्रता की परीक्षा हो गई। पंडित चिंतामणि बाहर चले गए। मोटेराम ने कहा के पास उन्हें मनाने के लिए समय न था, फिर परीक्षा लेने लगे। सोना ने कहा, मना लो, रूठ जाते हैं फिर परीक्षा लेना। मोटे, जब कोई काम पड़ेगा मना लूँगा, निमंत्रण की सूचना पाते ही इनका सारा क्रोध शांत हो जाएगा। हाँ भवानी, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, बोलो। भवानी, गूंगे पांडे। मोटे, और तुम्हारे पिता का नाम? फेंकू बता तो दिया, इस पर कहते हैं पढ़ता नहीं। मोटे, हमें भी बता दो। फेंकू, सेतुराम पाठक तो है। मोटे, बहुत ठीक, हमारा लड़का बड़ा राजा है, आज तुम्हें अपने साथ बिठाएंगे और सबसे अच्छा माल तुम्ही को खिलाएंगे। सोना, हमें भी कोई काम बता दो। मोटेराम ने रसिकता से मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारा नाम है पंडित मोहन स्वरूप सुकुल। सोना देवी ने लज्जा कर सिर झुका लिया। सोना देवी तो लड़कों के कपड़े पहनने लगी। उधर फेंकू आनंद की उमंग में घर से बाहर निकला। पंडित चिंतामणि रूठ कर तो चले गए थे, पर कौतूहल बस अभी तक द्वार पर दुबके खड़े थे। इन बातों की भनक इतनी देर में उनके कानों में पड़ी। उससे यह तो ज्ञात हो गया कि कहीं निमंत्रण है, पर कहाँ है, कौन कौन से लोग निमंत्रित हैं, यह ज्ञात न हुआ। इतने में फेंकू बाहर निकला तो उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और बोले, कहाँ लिपटा है बेटा? अपनी जान में तो उन्होंने बहुत धीरे से ही पूछा था, पर न जाने कैसे पंडित मोटेराम के कान में भनक पड़ गई। तुरंत बाहर निकल आए। देखा तो चिंतामणि जी फेंकू को गोद में लिए कुछ पूछ रहे हैं। लपक कर लड़के का हाथ पकड़ लिया और चाहा कि उसे अपने मित्र की गोद से छीन लें, मगर चिंतामणि जी को अभी अपने प्रश्न का उत्तर न मिला था। तब वे लड़के का हाथ छुड़ाकर उसके लिए हुए अपने घर की ओर भागे। मोटेराम भी यह कहते हुए उनके पीछे दौड़े, उसे क्यों ले जा रहे हो, धूर्त कहीं के दुष्ट। चिंतामणि, मैं कह देता हूँ इसका नतीजा अच्छा ना होगा, फिर कभी किसी निमंत्रण में न ले जाऊँगा। भला चाहते हो तो उसे उतार दो। मगर चिंतामणि ने एक न सुनी, भागते ही चले गए। उनकी देह अभी संभल के बाहर भी ना हुई थी, दौड़ सकते थे, मगर मोटेराम जी को एक एक पग आगे बढ़ना दुस्तर हो रहा था। भैंस की भांति हाँफते थे और नाना प्रकार के विशेषणों का प्रयोग करके दुल की चाल से चले जाते थे, और यद्यपि प्रतिक्षण अंतर बढ़ता जाता था और पीछा न छोड़ते थे। अच्छी घुड़दौड़ थी। नगर के 2 महात्मा दौड़ते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो 2 गैंडे चिड़ियाघर से भाग आए हों। सैकड़ों आदमी तमाशा देखने लगे। कितने ही बालक उनके पीछे तालियां बजाते हुए दौड़े। कदाचित यह दौड़ पंडित चिंतामणि के घर पर ही समाप्त होती, पर पंडित मोटेराम धोती के ढीली हो जाने के कारण उलझ कर गिर पड़े। चिंतामणि ने पीछे फिर
कर यह दृश्य देखा तो रुक गए और फेंकू राम से पूछा, क्यों बेटा, कहाँ निपटा है? फेंकू, बता दें तो हमें मिठाई दोगे ना? चिंता, हाँ दूंगा, बताओ। फेंकू, रानी के यहाँ। चिंता, कहाँ की रानी? फेंकू, या मैं नहीं जानता, कोई बड़ी रानी है। नगर में कई बड़ी बड़ी रानियाँ थीं। पंडित जी ने सोचा सभी रानियों के द्वार पर चक्कर लगाऊंगा, जहाँ भोज होगा वहाँ कुछ भीड़ भाड़ होगी ही तो पता चल जाएगा। यह निश्चय करके वे लौट पड़े। सहानुभूति प्रकट करने में अब कोई बाधा न थी। मोटे राम जी के पास आए तो देखा कि वे कहरा रहे हैं, उठने का नाम नहीं लेते। घबरा कर पूछा, गिर कैसे पड़े मित्र? यहाँ कोई गड्ढा भी तो नहीं है? मोटा, तुमसे क्या मतलब? तुम लड़के को ले जाओ, जो कुछ पूछना चाहो पूछो। चिंता, मैं यह कपट व्यवहार नहीं करता, दिल लगी की थी, तुम बुरा मान गए। ले उठ तो बैठ राम का नाम लेके। मैं सच कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं पूछा। मोटे, चल झूठा। चिंता, जनेऊ हाथ में लेकर कहता हूँ। मोटे, तुम्हारी शपथ का विश्वास नहीं। चिंता, तुम मुझे इतना धूर्त समझते हो? मोटे, इससे कहीं अधिक। तुम गंगा में डूबकर शपथ खाओ तो भी मैं विश्वास ना आए। चिंता, दूसरा यह बात कहता तो मुँह उखाड़ लेता। मोटे, तो फिर आ जाओ। चिंता, पहले पंडिताइन से पूछाओ। मोटे राम यह भस्मक व्यंग न सह सके, चट उठ बैठे और पंडित चिंतामणि का हाथ पकड़ लिया। दोनों मित्रों में मल्लायुद्ध होने लगा। दोनों हनुमान जी की स्तुति कर रहे थे और इतनी जोर से गरज कर मानो सिंह दहाड़ रहे हों। बस ऐसा जान पड़ रहा था मानो दो पीपे आपस में टकरा रहे हों। मोटे, महाबली विक्रम बजरंगी। चीता, भूत पिचास निकट नहीं आवे। मोटे, जय 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 हनुमान गोसाई। चीता, प्रभु रखी लाज हमारी। मोटे बिगड़कर, यह हनुमान चालीसा में नहीं है। चिंता, यह हमने स्वयं रचा है। क्या तुम्हारी तरह की यह रटंत विद्या है? जितना कहो उतना रच दें। मोटे, अबे हम रचने पर आ जाएं तो एक दिन में 1 लाख स्तुतियाँ रच डालें, किंतु इतना अवकाश किसे? दोनों महात्मा अलग खड़े होकर अपने अपने रचना कौशल के डिंग मार रहे थे। मल्लायुद्ध शास्त्रों का रूप धारण करने लगा, जो विद्वान के लिए उचित है। इतने में किसी ने चिंतामणि के घर जाकर कह दिया कि पंडित मोटेराम और चिंतामणि जी में बड़ी लड़ाई हो रही है। चिंतामणि जी 3 महिलाओं के स्वामी थे, कुलीन ब्राह्मण थे, पूरे विश्व उस पर विद्वान भी उच्च कोटि के, दूर दूर तक यजमानी थी। ऐसे पुरुषों को सब अधिकार है। कन्या के साथ साथ जब प्रचुर दक्षिणा भी मिलती हो तब कैसे इनकार किया जाए। इन तीनों महिलाओं का सारे मोहल्ले में आतंक छाया हुआ था। पंडित जी उनके नाम बहुत ही रसीले रखे थे। बड़ी स्त्री को अमृति, मंझली को गुलाब जामुन और छोटी को मोहन भोग कहते थे। पर मोहल्ले वालों के लिए तीनों महिलाएं त्रिपताप से कम नहीं थी। घर में नित्य आंसुओं की नदी बहती रहती। खून की नदी तो पंडित जी ने भी कभी नहीं बहाई, अधिक से अधिक शब्दों की ही निंदा बहाई थी। पर मजाल न थी कि बाहर का आदमी किसी को कुछ कह जाए। संकट के समय तीनों एक हो जाती थी। यह पंडित जी के नीति चातुर्य का सुफल था। ज्यों ही खबर मिली कि पंडित चिंतामणि पर संकट पड़ा हुआ है, तीनों त्रिदोषी की भांति कुपित होकर घर से निकली और उनमें जो अन्य दोनों जैसी मोटी नहीं थी, सबसे पहले समर भूमि में जा पहुंची। पंडित मोटेराम जी ने उसे आते देखा तो समझ गए कि अब कुशल नहीं। अपना हाथ छुड़ाकर बगटूट भागे, पीछे फिर कर भी न देखा। चिंतामणि जी ने बहुत ललकारा पर मोटेराम के कदम न रुके। चिंता, अजी भागे क्यों? ठहरो, कुछ मजा तो चखते जाओ। मोटे, मैं हार गया भाई, हार गया। चिंता, अभी कुछ दक्षिणा तो लेते जाओ। मोटेराम ने भागते हुए कहा, दया करो भाई, दया करो। 8 बजते बजते पंडित मोटेराम ने स्नान और पूजा करके कहा, अब विलम्ब नहीं करना चाहिए। फंकी तैयार है ना? सोना, फंकी लिए तो कब से बैठी हूँ। तुम्हें तो जैसे किसी बात की सुधि ही नहीं रहती। रात को कौन देखता है कि कितनी देर तक पूजा करते हो। मोटे, मैं तुमसे 1 नहीं 1000 बार कह चुका हूँ कि मेरे कामों में मत बोला करो। तुम नहीं समझ सकती कि मैंने इतना विलम्ब क्यों किया। तुम्हें ईश्वर ने इतनी बुद्धि ही नहीं दी। जल्दी जाने से अपमान होता है। यजमान समझते हैं लोभी है, भुक्खड़ है, इसीलिए चतुर लोग विलम्ब किया करते हैं, जिसमें यजमान समझे कि पंडित जी को इसकी सुधि नहीं है, भूल गए होंगे, बुलाने को आदमी भेजे। इस प्रकार जाने में जो मान महत्व है वह मरभुक्खों की तरह जाने में क्या कम ही हो सकता है। मैं बुलाने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, कोई ना कोई आता ही होगा। लाओ थोड़ी फंकी, बालकों की भी खिला दी है ना? सोना, उन्हें तो मैंने सांझ ही को खिला दी थी। मोटे, कोई सोया तो नहीं? सोना, आज भला कौन सोएगा, सब भूख भूख चिल्ला रहे हैं तो मैंने 1 पैसे का चवेना मंगा दिया, सब के सब ऊपर बैठे खा रहे हैं, सुनते नहीं हो, मारपीट हो रही है। मोटेराम ने दांत पिसकर कहा, जी चाहता है कि तुम्हारी गर्दन पकड़कर ऐंठ दूं। भला इस बेला चवेना मंगाने की क्या काम था? चवेना खा लेंगे तो वहाँ क्या तुम्हारा सिर खाएंगे? छी छी, जरा भी बुद्धि नहीं। सोना ने अपराध स्वीकार करते हुए कहा, हाँ भूल तो हुई, पर सब के सब इतना कोलाहल मचाए हुए थे कि सुना नहीं जाता था। मोटे, रोते ही थे ना, रोने देती, रोने से उनका पेट न भरता बल्कि और भूख खुल जाती। सहसा एक आदमी बाहर से आवाज़ दी, पंडित जी महारानी बुला रही हैं, लोगों को लेकर जल्दी चलो। पंडित जी ने पत्नी
की ओर गर्व देखकर कहा, देखा इस निमंत्रण कहते हैं, अब तैयारी करनी चाहिए। बाहर आकर पंडित जी ने उस आदमी से कहा, तुम एक क्षण और ना आते तो मैं कथा सुनाने चला जाता, मुझे बिल्कुल याद न थी। चलो अब हम बहुत शीघ्र आते हैं। 9 बजते बजते पंडित मोटाराम बोला। गोपाल सहित रानी साहब के द्वार पर जा पहुँचे। रानी बड़ी विशालकाय एवं तेजस्विनी महिला थी। इस समय वे कार चौकीदारी तकिया लगाए तख्ते पर बैठी थी। 2 आदमी हाथ बांधे पीछे खड़े थे। बिजली का पंखा चल रहा था। पंडित जी को देखते ही रानी ने तख्त से उठकर चरण स्पर्श किया और इस बालक मंडली को देखकर मुस्कुराती हुई बोली, इन बच्चों को आप कहाँ से पकड़ लाए? मोटे करता क्या, सारा नगर छान मारा, किसी पंडित ने आना स्वीकार न किया। कोई किसी के यहाँ निमंत्रित है, कोई किसी के यहाँ। तब तो मैं बहुत चकराया। अंत में मैंने कहा, अच्छा आप नहीं चलते तो हरी इच्छा, लेकिन ऐसा कीजिए मुझे लज्जित ना होना पड़े। जब जबरदस्ती प्रत्येक घर से जो बालक मिला उसे पकड़ लाना पड़ा। क्यों फेंकूराम, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? फेंकूराम ने गर्व से कहा, पंडित सेतुराम पाठक। रानी, बालक तो बड़ा होनहार है और बालकों को भी उत्कंठा हो रही थी कि हमारी भी परीक्षा ली जाए, लेकिन जब पंडित जी ने उनसे कोई प्रश्न न किया और उधर रानी ने फेंकूराम की प्रशंसा कर दी, तब तो बेअधीर हो उठे। भवानी बोली, मेरे पिता का नाम पंडित गंगू पांडे। छेदीराम, मेरे पिता का नाम दमड़ी तिवारी। बेनीराम ने कहा, मेरे पिता का नाम पंडित मंगरू ओझा। अलगूराम समझदार था, चुपचाप खड़ा रहा। पंडित जी ने उससे पूछा, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? अलगूराम को इस वक्त पिता का निर्दिष्ट नाम याद ना आया, न यही सूझा कि एक कोई और नाम ले। हतबुद्धि सा खड़ा था। पंडित मोटेराम ने जब उसकी ओर दांत पीस कर देखा, तब रहा सहा हवास भी गायब हो गया। फेंकूराम ने कहा, हम बता दें भैया, भूल गए। रानी ने आश्चर्य से पूछा, क्या अपने पिता का नाम भूल गया? यह तो विचित्र बात है। मोटेराम ने अलगू के पास जाकर कहा, कैसे है? अलगूराम बोल उठा, केशव पांडे। रानी, तो अब तक क्यों चुप थे? मोटे, कुछ ऊंचा सुनता है सरकार। रानी, मैंने सामान तो बहुत सा मंगाया है, सब खराब होगा, लड़के क्या खाएंगे? मोटे, सरकार इन्हें बालक ना सब्ज है, इनमें जो सबसे छोटा है यह तो 2 पत्तल खाकर उठेगा। जब सामने पत्तल पड़ गई और भंडारी चांदी की थालों में एक ने एक उत्तम पदार्थ ला कर परोसने लगे, तब पंडित मोटेराम जी की आंख खुल गई। उन्होंने आए दिन निमंत्रण मिलते रहते थे, पर ऐसा अनुपम पदार्थ कभी सामने न आया था। घी की ऐसी सुगंध उन्हें कभी न मिली थी। प्रत्येक वस्तु से केवड़े और गुलाब की लपटें उड़ रही थी। घी टपक रहा था। पंडित जी ने सोचा, ऐसे पदार्थ से कभी पेट भर सकता है? मनो खा जाऊं, फिर भी खाने को जी चाहे। देवतागण इनसे उत्तम और कौन से पदार्थ खाते होंगे? इनसे उत्तम पदार्थ की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। पंडित जी को इस वक्त अपने परम मित्र पंडित चिंतामणि की याद आई। अगर वे होते तो रंग जम जाता, उनके बिना रंग फीका रहेगा। यहाँ दूसरा कौन है जिसमें लाग डांग करूँ? लड़के 2-2 पत्तलों में से चे बोल जाएंगे। सोना कुछ साथ देगी, मगर कब तक? चिंतामणि के बिना रंग ना गठेगा। वे मुझे ललकारेंगे, मैं उन्हें ललकारूंगा। इस उमंग में पत्तलों की कौन गिनती? हमारी देखा देखी लड़के भी डट जाएंगे। ओह, बड़ी भूल हो गई, यह ख्याल मुझे पहले ना आया। रानी साहब से कहूँ, बुरा तो ना मानेंगी? तो जो कुछ हो एक बार जोर से लगाना ही चाहिए। तुरंत खड़े होकर रानी साहब से बोले, सरकार आ गया हो तो कुछ कहूँ? रानी, कहिए कहिए महाराज, क्या किसी वस्तु की कमी है? मोटा, नहीं सरकार, किसी बात की नहीं। ऐसे उत्तम पदार्थ तो मैंने कभी देखे भी ना हो। सारे नगर में आपकी कीर्ति फैल जाएगी। मेरे एक परम मित्र पंडित चिंतामणि जी हैं, आ गया हो तो उन्हें भी बुला लूँ। बड़े विद्वान कर्मठ ब्राह्मण हैं, उनके जोड़ का इस नगर में दूसरा नहीं। मैं उन्हें निमंत्रण देना भूल गया, अभी सुधाई। रानी, आपकी इच्छा हो तो बुला लीजिए, मगर आने जाने में देरी होगी और भोजन परोस दिया गया है। मोटे, मैं अभी आता हूँ, सरकार, दौड़ता हुआ जाऊँगा। रानी, मेरा मोटर ले लीजिए। जब पंडित जी चलने को तैयार हुए, तब सोना ने कहा, तुम्हें आज क्या हो गया है जी? उन्हें क्यों बुला रहे हो? मोटे, कोई साथ देने वाला भी तो चाहिए। सोना, मैं क्या तुमसे दब जाती? पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम जानती नहीं, घर की बात और है, दंगल की बात और है। पुराना खिलाड़ी मैदान में जाकर जितना नाम करेगा उतना नया पट्टा नहीं कर सकता। वहाँ बल का काम नहीं, साहस का काम है। बस यहाँ भी वही हाल समझो। झंडे गाड़ दूंगा, समझ लेना। सोना, कहीं लड़के सो जाए तो? मोटे, और भूख खुल जाएगी। जगह तो मैं लूँगा। सोना, देख लेना, आज वह तुम्हें पछाड़ देगा। उसके पेट में तो सनिच्चर है। मोटे, बुद्धि की सर्वत्र प्रधानता हो रहती है। यह न समझो कि भोजन करने से कोई विद्या ही नहीं। इसका भी एक शास्त्र है, जिसे मथुरा के शनिचरानंद महाराज ने रचा। चतुर आदमी थोड़ी सी जगह में गृहस्थी का सब सामान रख देता है। अनाड़ी बहुत सी जगह में भी यही सोचता है कि कौन वस्तु कहाँ रखूं। गवार आदमी पहले से ही हवक हवक कर खाने लगता है और चट एक लोटा पानी पीकर अफर जाता है। चतुर आदमी बड़े सावधानी से खाता है। उसको कौर नीचे उतारने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। देर तक भोजन करते रहने से वह सुपाच्य भी हो जाता है। चिंतामणि, मेरे सामने क्या
ठहरेगा। चिंतामणि जी अपने आंगन में उदास बैठे थे। जिस प्राणी को अपना परम हितैषी समझते थे, जिसके लिए वे अपने प्राण तक देने को तैयार थे, उसी ने आज उनके साथ बेवफाई की। बेवफाई ही नहीं की, उन्हें उठाकर दे मारा। पंडित मोटेराम के घर से जो कुछ जाता न था, अगर वे चिंतामणि जी को साथ ले जाते तो क्या रानी साहब उन्हें दुत्कार देती? स्वार्थ के आगे कौन किसको पूछता है। उन अमूल्य पदार्थ की कल्पना करके चिंतामणि के मुंह से लार टपकती पड़ती थी। अब सामने पत्थर आ गई होगी, अब थालों में अमृतियाँ लिए भंडारी जी आए होंगे। ओहो, कितनी सुंदर कोमल कुरकुरी रसीली अमृतियाँ होगी। अब बेसन के लड्डू आए होंगे। ओहो, कितनी सुडौल मेवों से भरे हुए घी के तार तार लड्डू होंगे। मुँह में रखते ही घुल जाते होंगे, जीभ भी न डुलानी पड़ती होगी। आहा, अब मोहन भोग आया होगा। हाय रे दुर्भाग, मैं यहाँ पड़ा सड़ रहा हूँ और वहाँ यह बाहर। बड़े निर्दयी हो मोटेराम, तुमसे इस निष्ठुरता की आशा न थी। अमृति देवी बोली, तुम इतना दिल छोटा क्यों करते हो? पितृपक्ष तो आ रहा ही है, ऐसे ऐसे न जाने कितने आएंगे। चिंतामणि आज किसी अभागे का मुंह देखकर उठा था। लाओ तो पतरा देखूं कैसा मुरहोत, अब नहीं रहा जाता, सारा नगर छान डालूंगा। किन्हीं तो पता चलेगा नासिका तो दाहिनी चल रही है। एकाएक मोटर की आवाज़ आई। उनके प्रकाश से पंडित जी का सारा घर जगमगा उठा। वे खिड़की से झांकने लगे तो मोटेराम को मोटर से उतरते देखा। एक लंबी सांस लेकर चरपाई पर गिरी पड़े। मन में कहा कि दुष्ट भोजन करके अब यहाँ मुझसे बखान करने आया है। अमृता देवी ने पूछा, कौन है दाढ़ी जार, इतनी रात को जगावत है? मोटे, हम हैं हम, गाली न दो। अमृति, अरे दूर मुझों से, तय कौन है? कहते हैं हम हैं, हमको जाने तो तय कौन है? मोटे, अरे हमारी बोली नहीं पहचानती हो? खूब पहचान लो, हम हैं तुम्हारे देवर। अमृति, ए दूर, तोरे मुँह में का लागे, तोर लहास उठे, हमरा देवर बनते हैं दाढ़ी जार। मोटे, अरे हम मोटेराम शास्त्री, क्या इतना भी नहीं पहचानती? चिंतामणि घर में हैं। अमृति ने किवाड़ खोल दिया और तिरस्कार भाव से बोली, अरे तुम थे तो नाम क्यों नहीं बताते थे? जब इतनी गालियाँ खा ली तो बोल निकला। क्या है? मोटे, कुछ नहीं, चिंतामणि जी को शुभ संवाद देने आया हूँ। रानी साहब ने उन्हें याद किया है। अमृति भोजन के बाद बुलाकर क्या करेगी? मोटे, अभी भोजन कहाँ हुआ है? मैंने जब इनकी विद्या कर्मनिष्ठा सदाचार की प्रशंसा की तब मुग्ध हो गई। मुझसे कहा कि उन्हें मोटर पर लाओ। क्या सो गए? चिंतामणि चरपाई पर पड़े पड़े सुन रहे थे। जी में आता था चलकर मोटेराम के चरण पर गिर पड़ूं। उनके विषय में अब तक जितना कुत्सित विचार उठे थे सब लुप्त हो गए। गलानी का आविर्भाव हुआ, रोने लगे। अरे भाई, आते हो तो सोते ही रहोगे? यह कहते हुए मोटेराम उनके सामने जाकर खड़े हो गए। चिंता तब क्यों न ले गए जब इतनी दुर्दशा कर लिए, तब आए। अभी तक पीठ में दर्द हो रहा है। मोटे, अजी वह तरमाल खिलाऊंगा, सारा दर्द वर्द भाग जाएगा। तुम्हारे यजमानों को भी ऐसे पदार्थ मैयस न होंगे। आज तुम्हें बद कर पछाड़ूंगा। चिंता, तुम बेचारे मुझे क्या पछाड़ोगे? सारे शहर में तो ऐसा कोई माई का लाल दिखाई नहीं देता। हमें शनिचर का इष्ट है। मोटे, अजी यहाँ बरसों तपस्या की, भंडारे का भंडारा साफ कर दें और इच्छा ज्यों की त्यों बनी रहे। बस यही समझ लो कि भोजन करके हम खड़े नहीं रह सकते। चलना तो दूसरी बात है, गाड़ी पर लद कर आते हैं। चिंता, तो यह कौन बड़ी बात है? यहाँ तो टिकटी पर उठाकर लाए जाते हैं। ऐसी ढकारे लेते हैं कि जान पड़ता है बम गोला छूट रहा है। एक बार खुफिया पुलिस ने बम गोले के संदेह में घर की तलाशी कर ली थी। मोटे, झूठ बोलते हो, कोई इस तरह नहीं ढकार सकता। चिंता, अच्छा तो आकर सुन लेना, डर कर भाग ना जाओ तो सही। एक क्षण में दोनों मित्र मोटर पर बैठे और मोटर चली। रास्ते में पंडित चिंतामणि को शंका हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं पंडित मोटेराम का पिछलग्गू समझा जाऊं और मेरे यह श्रेष्ठ सम्मान ना हो। उधर पंडित मोटेराम को भी भय था कि कहीं ये महाशय मेरे प्रतिद्वंदी ना बन जाए और रानी साहब पर अपना रंग जमा लें। दोनों अपने अपने मंसूबे बांधने लगे। जो ही मोटर रानी के भवन में पहुंची, दोनों महाशय उतरे। अब मोटेराम चाहते थे कि पहले मैं रानी के पास जाऊँगा और कह दूँ कि पंडित को ले आया, और चिंतामणि चाहते थे कि पहले मैं रानी के पास पहुँचूँ और अपना रंग जमा दूँ। दोनों कदम बढ़ाने लगे। चिंतामणि हल्के होने के कारण जरा आगे बढ़ गए तो पंडित मोटेराम दौड़ने लगे। चिंतामणि भी दौड़ पड़े। घुड़दौड़ी सी होने लगी। मालूम होता था दो गैंडे भागे जा रहे हैं। अंत में मोटेराम ने हाँफते हुए कहा, राजसभा में दौड़ते हुए जाना उचित नहीं। चिंता, तो तुम धीरे धीरे आओ ना, दौड़ने को कौन कहता है? मोटे, जरा रुक जाओ, मेरे पैर में कांटे गड़ गए हैं। चिंता, तो निकाल लो, तब तक मैं चलता हूँ। मोटे, मैं न कहता था तो रानी तुम्हें पूछती भी ना। मोटेराम ने बहुत बहाने किए पर चिंतामणि ने एक न सुना। भवन में पहुँचे। रानी साहब बैठी कुछ लिख रही थी और रह रहकर द्वार की ओर ताक रही थी कि सहसा पंडित चिंतामणि उनके सामने आकर खड़े हुए और यूँ स्तुति करने लगे, हे यशोदे, तू बालकेशव मुरार नामा। रानी, क्या मतलब? आपका मतलब कहो। चिंता, सरकार को आशीर्वाद देता हूँ। सरकार ने इस दास चिंतामणि को निमंत्रित करके कितना अनुग्रहित
किया है उसका बखान शेषनाग अपने सहस्त्र जिहाद्वार भी नहीं कर सकते। रानी, तुम्हारा ही नाम चिंतामणि है, बे कहाँ रह गए पंडित मोटेराम शास्त्री? चिंता, पीछे आ रहे हैं सरकार, मेरे बराबर आ सकता है भला, मेरा तो शिष्य है। रानी, अच्छा तो बे आपके शिष्य हैं? चिंता, मैं अपने मुँह से अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता सरकार, विद्वानों को नर्म होना चाहिए, पर जो यथार्थ है वह तो संसार जानता है सरकार। मैं किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहता, यह मेरे अनुशीलन अभिष्ट नहीं है। मेरे शिष्य भी बहुधा मेरे गुरु बन जाते हैं, पर मैं किसी से कुछ भी नहीं कहता, जो सत्य है वह सभी जानते हैं। इतने में पंडित मोटेराम भी गिरते पड़ते हाँफते हुए आ पहुँचे और यह देखकर चिंतामणि भद्रता और सभ्यता की मूर्ति बन खड़े हैं, वे देवोपन शांति के साथ खड़े हो गए। रानी, पंडित चिंतामणि बड़े साधु प्राकृतिक एवं विद्वान हैं, आप उनके शिष्य हैं, फिर भी वे आपको अपना शिष्य नहीं कहते। मोटे सरकार, मैं इनका दासानुदास हूँ। चिंता, जगत तारिणी, मैं इनका चरण रज हूँ। मोटे रिपुदल संहारिणी, मैं इनके द्वार पर कुकुर हूँ। रानी, आप दोनों सज्जन पुण्य हैं, एक ने एक से बढ़कर एक, चलिए भोजन कीजिए। सोना, रानी पंडित बैठी पंडित मोटेराम की राह देख रही थी। पत्नी की इस मित्र भक्ति पर उन्हें बड़ा क्रोध आ रहा था। बड़े लड़के के विषय में तो कोई चिंता न थी, लेकिन छोटे बच्चे के सो जाने का भय था। उन्हें किस्से कहानी सुनाकर बहला रही थी। भंडारी ने आकर कहा, महाराज चलो। दोनों पंडित जी आसन पर बैठ गए। फिर क्या था, बच्चे कूद कर भोजनालय में आ पहुँचे। देखा तो दोनों पंडित जी दो वीरों की भांति आमने सामने डटे बैठे हैं। दोनों अपना अपना पुरुषार्थ दिखाने के लिए अधीर हो रहे थे। चिंता, भंडारी जी तुम परोसने में बड़ा विलम्ब करते हो, क्या भीतर जाकर सोते लगते हो? भंडारी, चुपाई मारे बैठे रहो, जौन कुछ होए सब आए जाए, घबरावे का नहीं हो, तुम्हारे सिवाय और कोई जिवैया नहीं बैठा। मोटे भैया, भोजन करने से पहले कुछ देर सुगंध। चिंता, अजी सुगंध गया चूल्हे में, सुगंध देवता लोग लेते हैं, अपने लोग तो भोजन करते हैं। मोटे, अच्छा बताओ पहले किस पर हाथ फेरोगे? चिंता, मैं जाता हूँ, भीतर से सब चीज़ें एक साथ लिए आता हूँ। मोटे, धीरज धरो भैया, सब पदार्थ को आ जाने दो, ठाकुर जी का भोग तो लग जाए। चिंता, तो बैठे क्यों हो, तब तक भोग ही लगाओ, एक बाधा तो मिटे, नहीं तो लाओ मैं चटपट भोग लगा दूँ, व्यर्थ देर करेंगे। इतने में रानी आ गई। चिंतामणि सावधान हो गए, रामायण की चौपाइयाँ का पाठ करने लगे। रहा एक दिन अवध अधारा, समुझत मन दुख भयु अपारा, कैसलेस दशरथ के जाए, हम पित बचन मानी मन आए, उल्टी पलटी लंका कपिजारी, कूद पड़ा तब सिंधु मझारी, जेही पर जाकर सत स्नेहु, सोते ही मिलना केहू संदेहु, जामबंद के बचन सुहाए, सुनी हनुमान हृदय अति भाए। पंडित मोटाराम ने देखा कि चिंतामणि का रंग जमता जाता है, तो वे भी अपनी विद्वता प्रकट करने को व्याकुल हो गए। बहुत दिमाग लड़ाया, पर कोई श्लोक, कोई मंत्र, कोई कविता याद ना आई। तब उन्होंने सीधे सीधे राम नाम का पाठ आरंभ कर दिया। राम भज राम भज राम भज रे मन भज। इन्होंने इतने ऊंचे स्वर में जाप करना शुरू किया कि चिंतामणि को भी अपना स्वर ऊंचा करना पड़ा। मोटेराम और जोर से गरजने लगे। इतने में भंडारी ने कहा, महाराज अब भोग लगाइए। यह सुनकर उस प्रतिस्पर्धा का अंत हुआ। भोग की तैयारी हुई, बाल वृंद सजग हो गया। किसी ने घंटी लगाया, किसी ने घड़ियाल, किसी ने शंख, किसी ने करताल, और चिंतामणि ने आरती उठा ली। मोटेराम मन में ऐंठ कर रह गए। रानी के समीप जाने का यह अवसर उनके हाथ से निकल गया, पर यह किसे मालूम था कि विधि बाम उधर कुछ और ही कुटिल कीड़ा कर रहा है। आरती समाप्त हो गई थी, भोजन शुरू होने को ही था कि एक कुत्ता ना जाने किधर से आ निकला। पंडित चिंतामणि के हाथ से लड्डू थाल में गिर पड़ा। पंडित मोटेराम अब चका कर रह गए। सर्वनाश। चिंतामणि ने मोटेराम से इशारा में कहा, अब क्या कहते हो मित्र, कोई उपाय निकालो, यहाँ तो कमर टूट गई। मोटेराम ने लंबी सांस खींचकर कहा, अब क्या हो सकता है, यह ससुर आया किधर से? रानी पास ही खड़ी थी। उन्होंने कहा, अरे कुत्ता इधर से आ गया, यह रोज बधा रहता है, आज कैसे छूट गया? अब तो रसोई भ्रष्ट हो गई। चिंता, सरकार आचार्यों ने इस विषय में। मोटे, कोई हर्ज नहीं सरकार, कोई हर्ज नहीं। सोना, भाग फूट गया, जोहत जोहत आधी रात बीत गया, तब ये विपत फाट पड़ी। चिंता, सरकार स्वान के मुख में अमृत। मोटे, तो अब आ गया हो तो चलें। रानी, हाँ और क्या, मुझे बड़ा दुख है कि इस कुत्ते ने आज इतना बड़ा अनर्थ कर डाला। तुम बड़े गुस्ताख हो गए टामी। भंडारी, ये पत्थर उठाकर मेहतर को दे दो। चिंता, सोने से छाती फट जाती है। सोना को बालकों पर दया आई, बेचारे इतने देर देवोपम धैर्य के साथ बैठे थे, बस चलता तो कुत्ते का गला काट देती। बोली, लड़कन का जो दोष नहीं परत है, इन्हें काहे नहीं खाप दे कोई। चिंता, मोटेराम महादुष्ट हैं, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। सोना, ऐसे तो बड़े विद्वान बन रहे हैं, अब काहे नहीं बोलत बनत, मुंह में दही जम गया, जीभे नहीं खुलत है। चिंता, सच कहता हूँ, रानी को चकमा दे देता, उस दुष्ट के मारे सब खेल बिगड़ गया, सारी अभिलाषा मन में रह गई, ऐसे पदार्थ अब कहाँ मिल सकते हैं। सोना, सारी मनसुई निकल गई, घर ही में गर्ज के शेर हैं। रानी ने भंडारी को बुलाकर कहा, इन छोटे छोटे तीनों बच्चों को खिला दो, ये बेचारे क्यों भूखे मरे। क्यों फेंकू राम, मिठाई खाओगे? फेंकू, इसलिए तो आए हैं। रानी, कितनी मिठाई खाओगे? फेंकू, बहुत सी, हाथों से बताकर इतनी। रानी, अच्छी बात है, जितनी खाओगे उतनी मिलेगी, पर जो बात मैं पूछूं वह बतानी पड़ेगी। बताओगे ना? फेंकू, हाँ बताऊंगा, पूछिए। रानी, झूठ बोले तो एक मिठाई ना मिलेगी, समझ गए? फेंकू, मत दीजिएगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। नहीं रानी, अपने पिता का नाम बताओ।
मोटे बालक को हरदम सब बातें स्मरण नहीं रहती। उसने तो आते ही आते बता दिया था। रानी, मैं फिर पूछती हूँ, इसमें आपको क्या हानि है? चिंता, नाम पूछने में कोई हर्ज नहीं। मोटे, तुम चुप रहो चिंतामणि, नहीं तो ठीक ना होगा। मेरे क्रोध को अभी तुम नहीं जानते, दबा बैठूंगा तो रोते भागोगे। रानी, आप तो व्यर्थ इतना क्रोध हो रहे हैं। बोलो फेकुराम, चुप क्यों हो? फिर मिठाई ना पाओगे। चिंता, महारानी को इतनी दया दृष्टि तुम्हारे ऊपर है, बता दो बेटा। मोटे, चिंतामणि जी, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे आदिन आए हैं, वह नहीं बताता तुम्हारा साझा आए वहाँ से बड़े खैर खवाह बन के। सोना, अरे हाँ, लड़कन से ये सब पवारा से का मतलब? तुमका धर्म परे मिठाई देव, न धर्म परे न देव। ई कहा कि बाप का नाम बताओ तब मिठाई देव। फेकुराम ने धीरे से कोई नाम लिया। इस पर पंडित जी ने उसे इतने जोर से डांटा कि उसकी आधी बात मुंह में ही रह गई। रानी, क्यों डांटते हो? उसे बोलने क्यों नहीं देते? बोलो बेटा। मोटे, आप हमें अपने द्वार पर बुलाकर हमारा अपमान कर रही हैं। चिंता, इसमें अपमान की कोई बात नहीं है भाई। मोटे, अब हम इस द्वार पर नहीं कभी आएंगे। यहाँ सत्पुरुषों का अपमान किया जाता है। अगलू, कहिए तो मैं चिंतामणि को एक पटकन दूँ? मोटे, नहीं बेटा, दुष्टों की परमात्मा स्वयं दंड देती है। चलो यहाँ से चलो, अब भूल कर भी यहाँ ना आएंगे। खिलाना न पिलाना, द्वार पर बुलाकर ब्राह्मणों का अपमान करना, तभी तो देश में आग लगी हुई है। चिंता, मोटे राम, महारानी के सामने तुम्हें इतनी कटु बात ना करनी चाहिए। मोटे, बस चुप ही रहना, नहीं तो सारा क्रोध तुम्हारे ही सिर जाएगा। माता पिता का पता नहीं ब्राह्मण बनने चले हैं, तुम्हें कौन कहता है ब्राह्मण? चिंता, जो कुछ मन चाहे कह लो, चंद्रमा पर थूकने से थूक अपने ही मुँह पर पड़ता है। जब तुम धर्म का एक लक्षण नहीं जानते तब तुमसे क्या बातें करूं? ब्राह्मण को धैर्य रखना चाहिए। मोटे, पेट के गुलाम हो, ठाकुर सुहाती कर रहे हो कि एकाध पत्तल मिल जाए। यहाँ मर्यादा का पालन करते हैं। चिंता, कह तो दिया भाई कि तुम बड़े मैं छोटा, अब और क्या कहूँ? तुम सत्य कहते हो, मैं ब्राह्मण नहीं क्षुद्र हूँ। रानी, ऐसा न कहिए चिंतामणि जी, इसका बदला न लिया तो कहना। यह कहते हुए पंडित मोटेराम बालक बिंद के साथ बाहर चले आए और भाग को कोसते हुए घर को चले। बार बार पछता रहे थे कि दुष्ट चिंतामणि को क्यों बुला लाया। सोना ने कहा, भांडा फूटते फूटते बच गया। फेकुआ नाम बता देता। काहे रे, अपने बाप के नाम बता देता फेकुआ, और क्या? वे तो सच सच पूछती थी। मोटे, चिंतामणि ने रंग जमा लिया, अब आनंद से भोजन करेगा। सोना, तुम्हारा एगो विद्या काम ना आया, तेनों बाजी मार लेगा। मोटे, मैं तो जानता हूँ। रानी ने जानबूझकर कुत्ते को बुला लिया। सोना, मैं तो ओकरा मुंह देखत ताड़ गई कि हमको पहचान गई। इधर तो ये लोग पछताते चले जाते थे, उधर चिंतामणि की 5 उंगलियां घी में थी, आसन मारे भोजन कर रहे थे। रानी अपने हाथों से मिठाइयाँ परोस रही थी, वार्तालाप भी होता जाता था। रानी बड़ी धूर्त है, मैं बालकों को देखते ही समझ गई। अपनी स्त्री को भेष बदल कर लाते उसे लज्जा ना आई। चिंता, मुझे कोस रहे होंगे। रानी, मुझसे उड़ने चला था, मैंने भी कहा था बच्चा, तुमको ऐसी शिक्षा दूंगी कि उम्र भर याद करोगे। टॉमी को बुला लिया। चिंता, सरकार की बुद्धि धन्य है। तो फिर फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।